67th बीपीएससी ऑप्शनल ज्योग्राफी को हम लोग यहाँ देखते हैं। प्रश्न ये उठता है किसी वैकल्पिक विषय के लिए कि हम किसी विषय का चयन करते हैं तो क्यों चयन करते हैं, उससे कुछ आधार होते हैं। उसी प्रकार से चूंकि यहाँ भूगोल की एक कक्षा है, तो भूगोल की कक्षा के लिए भूगोल के विद्यार्थी भूगोल को क्यों पसंद करते हैं, इस पे बात करना जरूरी है। और ये भी बात करना जरूरी है कि आखिर ये कमीशन के एग्जाम में भूगोल इतना पॉपुलर विषय क्यों है बाकी विषयों के तुलना में। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं जो है भूगोल को अन्य विषयों से अलग करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि भूगोल की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मेरी दृष्टि से 2-3 ही विशेषताएं हैं, और ये कि 2-3 विशेषताएं ऐसी है जो अन्य विषय के लोग भी चाहते हैं कि हम उसको अपने विषय में उसका प्रयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि मार्क्स मेरे अच्छे आए। और ये जो विशेषताएं हैं भूगोल की, ये तो भूगोल की मूल विशेषताएं हैं, मौलिक विशेषताएं हैं। तो सब समझ सकते हैं कि भूगोल क्यों इतना मार्क्स फेचिंग विषय है। तो आइए देखते हैं कि भूगोल क्यों रखें, क्यों भूगोल, वाई। वाई क्यों भूगोल को रखें, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें हम भूगोल को रखें। तो देखिए, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भूगोल की, वह यह है कि इसमें हम मैप्स, डायग्राम्स तथा फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसी से ये जो भूगोल की मौलिक विशेषता है, ठीक है, जो इसको कि क्यों हम रखते हैं, इसका मैंने एक पहला आधार बताया कि इसमें मैप, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का प्रयोग भरपूर करते हैं। इसी संदर्भ में भूगोल के विषय में कहा जाता है, भूगोल विषय के बारे में, मैप्स स्पीक देमसेल्फ। मैप्स स्पीक देमसेल्फ। ठीक है, मैप्स स्पीक देमसेल्फ। दूसरी विशेषता इसकी जो है, दूसरी विशेषता इसकी यह है कि मैप्स, डायग्राम्स तथा फ्लो चार्ट में जो दिखाते हैं उसी को हम लिखते हैं अपने उत्तर में। उसी को, उत्तर को दिखाने के लिए जो हम डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट बनाते हैं, इन्हीं डायग्राम, फ्लो चार्ट को हम उसकी व्याख्या करते हैं, लिखते हैं। और दूसरी बात है, एक तो तरीका ये होता है कि हमने डायग्राम बना दिया, उसकी बातों को हमने जैसे मान हिमालय की उत्पत्ति के बारे में तो पहले बना लिया, उसके बाद में वर्णन करना शुरू कर दिया कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने साइक्लोन के बना, साइक्लोन को पूरा बना लिया, कैसे उत्पत्ति क्या होती है, उसी के बारे में हम व्याख्या करते हैं। तो बनाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, या पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम मैप्स या डायग्राम्स तथा फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है कि जो हमने मानचित्र में या डायग्राम्स में या फ्लो चार्ट्स में दिखाया है उसी को हम लिख लेते हैं। इसका मतलब कि अगर हमें डायग्राम्स, मैप्स और फ्लो चार्ट क्लियर है तो लिखना आसान हो जाता है।
इसका मतलब है कि हम आंसर को हम फ्लो चार्ट डायग्राम से दिखा दिए तो भी हमारा आंसर तैयार हो जाता है, बस उसको हमें लिखना होता है। और यही तकनीक जो है अन्य विषयों में भी लोग अपनाने का कोशिश करते हैं, इवन की हिस्ट्री पॉलिटी जैसे विषयों में, जहां किसको लोग ढूंढते हैं जबरदस्ती कि हम कैसे इनको इन सारे तकनीक का उपयोग करें, इस मेथड का कैसे उपयोग करें। और ये भूगोल की मौलिक विशेषता में आती है। या पहले हम लिख लेते हैं, पहले का मतलब कि हमने हिमालय की उत्पत्ति को पूरा लिख लिया, लास्ट में हमने मानचित्र दर्शा दिया, या साइक्लोन के बारे में हमने उत्पत्ति को पूरे बढ़िया से लिख लिया और उसको मानचित्र से दर्शा दिया। तो दोनों में से कोई तरीका हो तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाती है। और यही जो विशेषता है भूगोल की, वह अन्य विषयों से भूगोल को अलग बनाती है। और तीसरी विशेषता ये है जो कि अन्य सभी विषयों में लगभग लागू होता है, लेकिन भूगोल में ज्यादा लागू होता है कि भूगोल की अपनी एक शब्दावली है, भौगोलिक शब्दावली। ठीक है, जब भी हम उत्तर लिखें किसी भी विषय का, कोशिश करते हैं कि जब हम उत्तर लिखें तो उस विषय से संबंधित जो शब्द है उसका प्रयोग करें तो मार्क्स में वृद्धि हो जाती है। और ये भूगोल और इकोनॉमिक्स जैसे विषय में ज्यादा लागू होता है। तो भूगोल में ये जो शब्दावली होते हैं, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, नच्छादन हुआ, संरक्षण हुआ, कोरेसन, जो भी सारे बहुत सारे शब्द है, चक्र हुए, ठीक है, उत्थान हुए, धसाव हुए, अवतलन हुए, ठीक है, अनुक्रम हुए, ऐसे जो शब्द होते हैं, अगर इन शब्दों का हम क्षैतिज, उदग्र, ये शब्दों का अगर प्रयोग हम करते हैं तो मार्क्स हमारे बहुत अच्छे आते हैं। और इन शब्दों के प्रयोग करने के लिए हमें व्याकरणिक जो ग्रामेटिकल जो नॉलेज है इसकी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत गहरी समझ हमारी होनी चाहिए, जो कि अन्य विषयों में जो है, जैसे कि इतिहास और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये अब बहुत ही अच्छे विषय हैं, क्योंकि उनकी भी एक विशेषता होती है कि भाषा जिसकी अच्छी है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन जिनकी बहुत अच्छी समझ नहीं भी है तो भूगोल उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में होता है, क्योंकि हम एक शब्दावली है भूगोल के, उसका प्रयोग करके हम अच्छा मार्क्स और अधिकतम अंक भी ला सकते हैं। तो ये 3 विशेषताएं मेरी दृष्टि से ऐसी हैं जो भूगोल को अन्य विषयों से अलग करती हैं। और प्रायः जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होते हैं, साइंटिफिक जिनका टेम्पर होता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस कहीं क्यों ना हो, वो जरूर भूगोल को उनके पहली पसंद होती है कि हम भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में रखें। तो ये क्यों, इसलिए मैंने कहा कि क्यों भूगोल को हम रखना पसंद करते हैं, क्यों अधिकतर लोग जो है इस विषय को रखते भी हैं और इससे अधिकतर मात्रा में लोग सफल भी होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। बीपीएससी में भी अगर सर्वाधिक रिजल्ट होता है तो उसमें टॉप 1-2 में ज्योग्राफी ही हुआ करता है। तो ये है। अब हमारे जो ये क्लास है, इस क्लास की जो दूसरी चर्चा का विषय है वो है सिलेबस के बारे में, कि कैसे पढ़ें कि हम अधिकतम अंक ला सकें, कैसे पढ़ें कि कम समय दे करके अधिकतम अंक ला दें, कैसे पढ़ें कि हम अगर पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं तब भी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएं। तो उन सब मुद्दों पर अगर हमने इस चीज को समझ लिया है तो इसके बाद हम लोग उन मुद्दों पर अभी चर्चा शुरू करेंगे कि कैसे पढ़ें, सिलेबस को किस प्रकार से देखें, हम कैसे उसका मूल्यांकन करें कि हम कम समय देकर के अधिकतम अंक ला सके। तो आइए हम उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमने देखा कि व्हाई, भूगोल को ही क्यों रखें। दूसरा हमारा टॉपिक है हाउ, भूगोल को हम कैसे पढ़ें। तो भूगोल को हम कैसे पढ़ें, इस विषय की चर्चा जब तक हम सिलेबस को सही प्रकार से नहीं समझ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को हम लोग सही प्रकार से नहीं समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है और बीपीएससी का ट्रेंड क्या है, क्योंकि बीपीएससी के लिए हम चर्चा में इस कक्षा में मैं शामिल हुआ हूं, उस पर चर्चा करने के लिए। तो कैसे सिलेबस को हम देखें, कैसे सिलेबस का हम अध्ययन करें और उसका संबंध क्वेश्चन पेपर से कैसे स्थापित करें और क्वेश्चन पेपर की क्या प्रवृत्ति है, इन सभी मुद्दों की हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हाउ,
कैसे हम अध्ययन करें, हाउ। हाउ देखिए, जब हम बीपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं तो बीपीएससी का सिलेबस हमारा जो है, बीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है वो दो भाग में है। सिलेबस बीपीएससी का एक है जो पहला है उसको बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए नहीं, सेक्शन फर्स्ट। और दूसरा है उसको लोग बोलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2। सेक्शन ए जो है इसमें शामिल है फिजिकल ज्योग्राफी, इसके साथ है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें ये शामिल है। इसके जो है दो भाग हैं। अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं सेक्शन वाइज जितना शामिल, उसके दो भाग हैं। एक में जो है वो इसको बोलते हैं ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। तो हमारा सिलेबस जो है दो ग्रुप में बटा हुआ है। मतलब ये सेक्शन ए जो है दो ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है हम बात करते हैं, ग्रुप ए में जो है हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, हम बात करते हैं ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में जब हम बात करते हैं, ग्रुप ए में बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, और फिजिकल ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद हमारा है सॉइल एंड वेजिटेशन, सॉइल एंड वेजिटेशन के बाद हम बात करते हैं ओशियनोग्राफी, और अंत में जो है उसको हम लोग बोल देते हैं, उसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए में 5 यूनिट्स हमारे पास हैं। 5 यूनिट्स ग्रुप ए में कितने हैं? 5 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में जो बात करते हैं तो ग्रुप बी में बात करते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। इसमें जो हमारा है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी था, इसमें क्या है हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी हम लोग 5 यूनिट्स को कवर करते हैं। जो सिलेबस हमारा दिया है उसमें 5 यूनिट्स हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो इसमें जो हम जब बात करते हैं, इसमें जो 5 यूनिट्स है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, इसमें देखते हैं ह्यूमन एंड ज्योग्राफी में जो 5 हमारा यूनिट्स है उसमें पहला जो है जो ज्योग्राफी बीपीएससी सिलेबस में, उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट।
भौगोलिक चिंतन का विकास, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक चिंतन का विकास। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। दूसरा यूनिट है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ठीक है, जो तीसरा यूनिट हमको इसमें पढ़ना है उसे हम लोग बोल देते हैं सेटलमेंट, अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। अधिवास भूगोल। ठीक है, नेक्स्ट जो है उससे हम लोग बोल देते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो 5 में से 4 हमने यूनिट्स को देख लिया है। और नेक्स्ट जो है, जो अंतिम है, उसे हम लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो 5 यूनिट्स हम लोगों ने देखा फिजिकल ज्योग्राफी में, 5 यूनिट्स किसमें है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 5 यूनिट्स। कुल कहने का मतलब है कि जो सेक्शन ए हमारा है उसमें कुल जो है हमको 10 यूनिट्स का अध्ययन करना है, 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट से हमारे 10 यूनिट में से हमको इसमें अध्ययन करना है, ये सिलेबस हमारा है। ठीक है, जब इसके बारे में हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, पहले हम लोग सेक्शन फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शन सेकंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सेक्शन फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो जब सेक्शन फर्स्ट की हम बात करते हैं, हमने कहा कि 10 यूनिट्स है, तो इसमें से देखेंगे कि हर यूनिट में कितने टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि होता है क्या, सिलेबस, हमारा सिलेबस जो है बटा हुआ सेक्शन में, सेक्शन बटा है ग्रुप में, और फिर ग्रुप जो बटा हुआ है वो बटा हुआ है यूनिट में, और यूनिट के अंदर में टॉपिक्स हैं जो हमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो हम डिटेल में बात करेंगे आगे में सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन जो बेसिक बात है जो शायद अन्य जगह भी आपको उपलब्ध होगी, लेकिन हम भी शायद इसके, मैं तो बता ही रहा हूं, शायद अन्य जगह भी इसकी चर्चा होगी। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारा यूनिट है उसमें जो है 10 से 12 टॉपिक कवर होता है। 10 से 12 कैसे 10 से 12 होगा हम लोग बात कर लेंगे। अभी क्या ऐसा है कि मैं 10 भी बोल रहा हूं, 12 भी बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसे लिखे होते हैं कि लगता है कि अलग है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए हमने 10 से 12 बोला है। जब क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में 7 यूनिट्स का अध्ययन करना है हमें, 7 है। जब हम सॉइल और वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, सॉइल और वेजिटेशन मात्र 3 टॉपिक का अध्ययन करना है, सिर्फ 3 टॉपिक्स। जब हम बात करते हैं ओशनोग्राफी के बारे में, तो ओशनोग्राफी में हमें 7 टॉपिक्स के बारे में बात करना है, टॉपिक्स का अध्ययन करना है। जब इकोलॉजी और इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो है हमें, इसमें भी मात्र जो है 3 टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है। कुल मिलाकर के हम बात करें सब जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 20 और 30, माने 30 से 32। कुल जो है 30 से 32 जो हमारे 30 से 32 टॉपिक्स हैं। किसमें हमारे 30 से 32 टॉपिक्स है कुल मिलाकर के, फिजिकल में। फिजिकल ज्योग्राफी में 30 से 32 टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन के विकास में कितने टॉपिक्स हैं। तो जब भौगोलिक चिंतन के विकास की हम बात करते हैं तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें कुल जो है 6 हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं। जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें जो है 7 है। जब हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें भी 7 है। और जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें भी 7 है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम ज्योग्राफिकल थॉट, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसमें 8 है, ठीक है। और जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा हो जाता है कुल 13 टॉपिक्स हैं। कुल कितने हैं? 13 टॉपिक्स हो जाते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में हमारे भौगोलिक चिंतन में 6 है, मानव भूगोल में 7 हैं, अधिवास भूगोल में भी 7 हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राजनीतिक भूगोल में 8 है,
और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 13 है। इनको जब जोड़ते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं कुल 41 से 42 के बीच। अब क्यों 41 से 42 के बीच बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है, फिर वही जो यहां कारण था वही यहां पर है। मान के चलिए 41-42 जो भी है, ठीक है। ये हमारे जो टॉपिक है इसके अंदर आ जाते हैं, जो भौगोलिक ये सेक्शन 2 के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम लोग यहां हमने कहा कि 30 से 32 और इसमें हो गए 41 से 42, तो अगर 30 से 40 हम लोग 70 मान के चलिए कि 72 से 73 टॉपिक जो है हमको यहां से पढ़ने हैं। ध्यान रखेंगे सेक्शन 1 में 71 से 72 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, और इस 71 से 72 से हमें जो है कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि कुल 6 क्वेश्चन में ए और बी के हम लोग मिला लेते हैं तो कुल हमारे ये हो जाते हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इस 12 क्वेश्चन में से हमको जो है, इसमें से 6 क्वेश्चन में से हमको 3 ही देना रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन 6 आएंगे, ए बी करके 12 हो जाते हैं, लेकिन इस 6 में से हमें कितने देने होते हैं, 3 ही क्वेश्चन को हमें जवाब देने होते हैं। ये आंसर इन्हीं 3 का हमें देना है, ठीक है। और इस 3 के भी ए और बी हो जाएंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे कुल, अगर इसका ए और बी कर देते हैं, ए और बी कर देंगे तो ये पूरा किया है तो 6 क्वेश्चन, ठीक है, ए और बी लेकर के, चूंकि ए और बी करके आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें 70 से 72 टॉपिक से कुल हमें जो है 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आएंगे तो ऐसे 12, लेकिन हमें देना है कितने, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है ए और बी को मिला करके। ये बातें हम लोग कर रहे हैं। अब जब क्वेश्चन देखेंगे और सिलेबस देखेंगे तो और बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें जवाब देने होते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, तो जब मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा क्या आता है कैसे आता है तो क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन के 70 से 72 हमें जवाब देने होते हैं, ठीक है। लेकिन आप 6 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ये जो हमें 6 क्वेश्चन है, मतलब ये 3 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, चूंकि 3 ए और बी है, कुल हो जाएगा 6 क्वेश्चन। इसका जवाब देने के लिए हम कैसी रणनीति अपनाएं कि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करूंगा कि कैसे पढ़ें कि हमारे लिए और आसान है। बस इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि बीपीएससी के अगर 100% सिलेबस को मानकर चले तो आप तय मानिए कि 25% से भी कम पढ़ के, 25% से भी कम सिलेबस पढ़ करके आप बीपीएससी एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, मैं विशेषण लगा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सिलेबस भले बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग इसकी चर्चा इसमें भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इतनी बातों को हम, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, और मैं अब आ रहा हूं सेक्शन 2 पर, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। तो आइए सेक्शन 2 पे बात करते हैं। सेक्शन 2 का मतलब है इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी जो हमारा है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये इतना रख देता हूं, उधर मैं मिटा देता हूं, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, और इसके बाद में इसको यहां से, चूंकि मुझे लिखने में दिक्कत होगी तो मैं यहां से इसको डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 के बारे में जब बात करते हैं, सेक्शन 2, तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 2 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 1 तो इंटरेस्टिंग है ही, सेक्शन 2 इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सेक्शन 1 में तो प्राय सब लोग अच्छा कर लेते हैं, भले ही फिजिकल ज्योग्राफी है, साइंटिफिक चीजें उसमें रहती हैं, लेकिन सेक्शन 2 को करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ लोगों की बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती हैं बीपीएससी के मेंस के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए।
लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि यहां पर कि मैं सिलेबस को इस प्रकार से डिस्क्राइब करूं कि आप बहुत ही कम पढ़ करके अधिकतम अंक ला सके। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो चीजें हैं ही। देखिए, इसमें पहली बात है कि सेक्शन 2 में ग्रुप ए और ग्रुप बी नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी था सेक्शन 1 में, लेकिन सेक्शन 2 में ग्रुप ए और ग्रुप बी में ग्रुप बी नहीं है। सिलेबस को अगर हम लोग देखें अध्ययन करने से तो दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि हमें पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, और दूसरा जो पढ़ना है हमें वो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोगों ने बात किया था, ज्योग्राफी ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी था, उस प्रकार से हमने बात किया था कि इसमें कुल जो है 10 यूनिट्स का अध्ययन करना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुल 10 यूनिट्स नहीं है, इसमें कुल जो है 9 यूनिट्स है। अगर मोटे तौर पे देखें तो इसमें जो है कुल 9 यूनिट्स है। कैसे 9 यूनिट्स है, आइए इसकी हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना है फिजिकल सेटिंग, माने फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया। पहला है फिजिकल सेटिंग। पहला हमारा हो जाएगा फिजिकल सेटिंग, यानी भारत के भौतिक पहलू। दूसरा है ह्यूमन एस्पेक्ट, मानवीय पहलू। मानवीय पहलू, ठीक है, ह्यूमन एस्पेक्ट। थर्ड जो हमारा है उससे हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। फोर्थ हमारा है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद जो हम बात करते हैं वो हमारा हो जाता है इंडस्ट्री। सिक्स्थ हमारा हो जाता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सिक्स पे है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सेवेंथ हमारा जो होता है उसे हम लोग बोल देते हैं सेटलमेंट। और एट्थ हमारा जो होता है, जो बीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, बिहार का बीपीएससी के जो हमारा भूगोल का विषय है, उसमें 8 नंबर पे जो शामिल है वो है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, क्षेत्रीय विकास या प्रादेशिक विकास और नियोजन, प्रादेशिक विकास एवं नियोजन, ये जो हमारा है 8 नंबर पर शामिल है। और 9 नंबर पर है पॉलिटिकल भूगोल, राजनीतिक भूगोल। पॉलिटिकल पॉलिटिकल जियोग्राफी सिलेबस में इस प्रकार से दिया हुआ है। बिहार के जो हमारा भूगोल का सिलेबस है उसके जस्ट नीचे आप अगर जाइएगा तो आपको दिखाई दे देगा दिया हुआ है बिहार का भूगोल, अलग से सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके दिया है। तो अगर उसको हम लोग मान ले कि अलग यूनिट तो है ही, मेंशन उस प्रकार से नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि एक
यहां पर जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। और ज्योग्राफी ऑफ बिहार में जो है अब सिलेबस के तो इसमें जैसे कि बिहार के पर्वत, पठार, नदी, मिट्टी, जलवायु, प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रतिरूप, खनिज, उद्योग, ट्राइब्स, पॉपुलेशन, सेटलमेंट के बारे में है। और कुल यह जो है जो बिहार का भूगोल है वो 20 टॉपिक्स को कवर करता है। कुल जो है 20 टॉपिक्स को ये कवर करता है। टॉपिक अगर हम लोग मान लें कि 9 के बाद एक और अगर इसको मान लें कि ये हमारा यूनिट है तो 10वां यूनिट हमारा हो जाएगा ज्योग्राफी ऑफ बिहार का, ठीक है, जिसमें कि 20 टॉपिक्स है। अब इसमें ज्योग्राफी ऑफ बिहार हमने देख लिया कि 20 टॉपिक्स है, क्लियर है। लेकिन इस सब में कितने टॉपिक्स हैं, जाइए जरा उस पर भी हम चर्चा कर लें। देखिए, जो फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया है उसमें जो है कुल जो है 6 है। इसमें जो है कुल 6 टॉपिक्स पढ़ना है फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया में। ह्यूमन एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं इसमें 3 to 5, और 3 to 5 में लिख रहा हूं इसका कोई मतलब है, ठीक है। 3 to 5 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस में बातें होती है कि पढ़ना तो उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रकार से कॉमा दे के लिखा लगता है कि अलग है, तो काउंट करना पड़ता है। रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्स में मात्र 3 टॉपिक्स को पढ़ना है। एग्रीकल्चर की जब बात करें तो एग्रीकल्चर में मात्र 8 टॉपिक को पढ़ना है। इंडस्ट्री की जब बात करें तो इंडस्ट्री में मात्र 7 टॉपिक है, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की जब बात करें तो इसमें मात्र 5 टॉपिक है। सेटलमेंट की जब हम बात करें कि सेटलमेंट में कितना पढ़ना है तो सेटलमेंट हम देखते हैं कि 7 है। सेटलमेंट में कितना है? 7 है। रीजनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा 5 टॉपिक है। और पॉलिटिकल में हम देखते हैं तो इसमें मात्र 4 टॉपिक्स पढ़ना है। कुल हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो ये हमारे हो जाते हैं लगभग, काउंट कर लेते हैं, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 29 और 7, 36, 5, 41 और ये 4, 45 और इसको 5, 50, 50 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि हमारा 57 to 50 तक ये हमारा कुल टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। मतलब 47 से 50 के कुछ टॉपिक है। और ज्योग्राफी ऑफ बिहार में भी कितने हैं? 20 हैं। तो इधर हम मान लेते हैं 50 मान के चलिए, राउंड फिगर 50, इधर मान लेते हैं 20। तो इसमें भी हमारा आकर के आ गया कहां पर? 70 टॉपिक्स। किसमें भी? सेक्शन में भी। उसमें भी हम बात कर रहे थे तो हमारा वही 70-72 आ रहा था, ठीक है। कुल मान के चलिए राउंड फिगर में कि 150 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, 150 से कम ही है, ठीक है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये तो मैं बात कर रहा हूं इसके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, एक महत्वपूर्ण बात यह है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। प्रायः लोग जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं, वह ये है कि ज्योग्राफी ऑफ बिहार में 20 टॉपिक्स तो हैं, लेकिन इस 20 टॉपिक में से 8 जो टॉपिक्स है उससे हमें बिल्कुल ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम करेंगे, अपने क्लास में हम करेंगे, लेकिन बीपीएससी में उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और वो कौन से टॉपिक है जिससे बीपीएससी में क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए, तो अगर हम 20 में से 8 घटा देते हैं तो हमारा ये हो जाता है 12। मतलब इसे 12 ही टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो चीजें हैं ही। तो मुझे लगता है कि कुल हमारे पास सिलेबस की बात करें बीपीएससी मेंस में तो लगभग 150 क्वेश्चन है। अगर हम लोग 70 कर लेते हैं राउंड फिगर में, 70 ये है, 70 में भी हम अभी आपका पड़ जाता है 150 है, 70 इसे करेंगे 75 हो जाएगा। हमने राउंड फिगर में लेकर चला है, 75 है। अब हम लोगों ने देख लिया कितने चीज को पढ़ना है, तो अब हम बात करें, अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि कैसे सिलेबस को छोटा किया जा सकता है। हमने सारे सिलेबस को देख लिया कि क्या हमारे टॉपिक है, क्या हमारे यूनिट है और क्या हमारे टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है ना।
और उसके बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे कैसे हमारा सिलेबस छोटा हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर मेरा कैसा हो। नहीं नहीं नहीं, हमको डिलीट करना पूरा।